हाय, दिस इज एडवोकेट प्रशांत कान्हा। मैं आपका अपने इस यूट्यूब लीगल अवेयरनेस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर कोई विक्टिम है किसी अपराध का यानी किसी क्राइम का और उसके द्वारा एक एफआईआर को रजिस्टर कराया गया है तो वो कौन से स्टेप्स हैं, अनअवॉइडेबल स्टेप्स, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, जो कि एक विक्टिम के लिए लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना अन्यथा अदरवाइज जो केस है वो शायद विक्टिम के पाले से अक्यूज्ड के पाले में चला जाए। कानून के अंदर विक्टिम के इंटरेस्ट को जितना प्रोटेक्ट किया गया है उतना ही अक्यूज्ड के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि जो हमारे कानून का, क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, नोबडी इज गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो जस्ट बिकॉज आपकी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है इसका ये मतलब नहीं कि अब अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फाइल होना या इन्वेस्टिगेशन में उसको गिल्टी पाया जाना और फिर चार्जशीट फाइल करके कोर्ट के द्वारा उसकी सजा होना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। केस आपने दर्ज किया है कुछ फैक्ट्स पर, अक्यूज्ड के पास भी उसका कुछ डिफेंस होगा और उसके पास भी कुछ फैक्ट्स होंगे। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और अगर पुलिस सेटिस्फाई होती है तो फिर ट्रायल होगा। तो अब यहाँ पर आपके लिए बीइंग अ विक्टिम या फिर बीइंग एन इन्फॉर्मेंट ऑफ एन एफआईआर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या केयरफुल स्टेप्स हैं जो कि आपको लेना चाहिए सो दैट आप उस केस में उतना ही इन्वॉल्व रहें जितना अक्यूज्ड हो रहा है। अक्यूज्ड को बचना है इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव होता है आमतौर पे, और जो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम होता है उसने एक बार केस फाइल कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है, आमतौर पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसको लगता है कि अब ये पुलिस केस हो चुका है और पुलिस अपने आप इस केस का टेक केयर कर लेगी, यानी वो सही इन्वेस्टिगेशन कर देगी। पर आप ये भूल जाते हैं या विक्टिम्स ये भूल जाते हैं कि घटना उनके साथ हुई थी। दे आर मच बेटर इन नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। पुलिस रोज देखी घटनाएं देखती है, उसकी किसी के साथ सहानुभूति नहीं होती और हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पे किसी के साथ सहानुभूति कर लेगी तो फिर वो उनका काम सफ़र करेगा एंड दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू देयर जॉब इन अ वेरी वेल मैनर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आप अपने केस को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं और अक्यूज़ को सज़ा दिलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि अनिवार्य हैं, आप अगर विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है तो लेना ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ एफआईआर होने के बाद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो सबसे पहला आपका एक जो राइट होता है इन्फॉर्मेंट का, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, वो ये है कि आपको जो एफआईआर की कॉपी है वो फ्री में दी जाती है। तो आपको जैसे ही एफआईआर की कॉपी मिले तो आप किसी एडवोकेट से संपर्क करें। यहाँ से एडवोकेट का रोल भी शुरू होता है। आप किसी एडवोकेट को संपर्क करें और इसकी एक जितने भी अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट में उनको अपोजिट पार्टी बनाते हुए, पिटिशनर बनाते हुए, जैसे भी है, आप हाई कोर्ट में केविएट एप्लीकेशन फाइल करें against the writ petition or a 482 application which an accused may file for quashing of the FIR. Quashing of the FIR के ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक इस वीडियो में दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो FIR होती है उसको अक्यूज्ड रद्द कराने के लिए जाते हैं कि साहब इन्होंने जो है ये कॉन्कॉक्टेड फैक्ट्स पे, गलत फैक्ट्स पे ये एफआईआर दर्ज करा दी है और इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। तो आमतौर पे जो इंटरिम रिलीफ मिलता है वो स्टे फ्रॉम अरेस्ट में हो जाता है। एक बार अगर अक्यूज्ड को स्टे फ्रॉम अरेस्ट का ऑर्डर मिल गया, मतलब कि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, तो वो एविडेंस देने में, पुलिस के सामने आने में, केस फिर जो है केस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अक्यूज्ड की तरफ टिल्ट हो जाता है और उसको कोई डर नहीं रहता
और वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना या किसी अल्टीरियर कंसिडरेशन की वजह से पुलिस को इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं। तो जब आप केवियट एप्लीकेशन हाई कोर्ट के समक्ष लगा देंगे तो अगर अक्यूज्ड वहाँ जाएगा तो हाई कोर्ट उसको नहीं सुनेगी जब तक कि आपको उसके पिटीशन की कॉपी ना मिल जाए, उसके केस की कॉपी, और आपको भी मौका दिया जाएगा थ्रू एन एडवोकेट, या फिर आप इन पार्टी पर अपीयर हो सकते हैं और जो वो दलीलें दे रहा है उन दलीलों को के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपनी भी बात को रख सकते हैं कि ये केस क्यों क्वैश नहीं किया जाना चाहिए और इसमें कोई इंटरिम रिलीफ भी क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है कि आप केवियट अवश्य फाइल कर दें। दूसरा स्टेप ये है कि एक बार आपको एफआईआर आपकी दर्ज हो गई है तो जितने भी आपके केस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले करके आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलिए। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसी में सबसे नीचे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम होता है जिसको कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है वो असाइन करता है कि आपके केस में कौन आईओ होगा। तो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलिए, उसको अपना पूरा केस समझाइए और अपना बयान 161 में दर्ज कराइए। अब 161 में आपका बयान दर्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइम है, इकोनॉमिकल क्राइम है, 420 है, 406 है, 409 है, ये 467, 468, इन सब के अंदर के अगर अपराध होते हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड के पास ही होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना शायद आपका केस प्रूव ना हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप एक एप्लीकेशन लिख करके इन राइटिंग आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बाय पोस्ट, बाय हैंड, जैसे भी वो रिसीव करते हो, अलग अलग स्टेट का सिस्टम अलग होता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं आया जो कि डायरेक्टली रिसीविंग करता और फिर उसकी रिसीविंग देता हो। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में सिस्टम है उसको आप डाक से भेजिए। सीबीआई है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली है या दिल्ली पुलिस है तो वहाँ पर थाने में भी लेटर्स रिसीव हो जाते हैं और उसकी रिसीविंग भी मिल जाती है। बट उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में है तो डाक से वो आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए या फिर हायर ऑफिसर, एसएसपी ऑफिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में जाके अपने एप्लीकेशन को रिसीव कराइए। ये जो आप एप्लीकेशन देंगे इसमें आप मेंशन करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या वो कौन सा एविडेंस है जो कि अक्यूज्ड के पास हो सकता है और वहाँ पे प्रेयर करें कि सेक्शन 91 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो अक्यूज्ड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। उनके पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके पास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर है कि वो अक्यूज से कोई भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 91 के अंदर मंगवा सकते हैं। अगर हीनियस क्राइम है तो आप प्रेस अपॉन करें कि इससे पहले ये कुछ डिस्ट्रॉय कर दे या कोई खतरा आपके खिलाफ पैदा कर दे तो आप अरेस्ट करवाइए। अरेस्ट करने की प्रेयर करिए। 7 ईयर्स के अगर ऊपर का है तो डेफिनेटली अरेस्ट करने के लिए आप प्रेस अपॉन करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर। 7 ईयर्स से कम का है तब भी आप प्रेस करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ये रीजंस बताने होंगे कि वो उनको क्यों अरेस्ट अक्यूज्ड को करना चाहता है। फिर ये साथ ही साथ आपको एक लोकल एडवोकेट के थ्रू अपने जो जहाँ पर भी वो पुलिस स्टेशन है, एटलीस्ट जिस जुरिस्डिक्शन में कोर्ट के जिस जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर आप एक लोकल एडवोकेट को हायर करें, उनकी सर्विसेज लें और उनसे ये कहें कि ये मेरी एफआईआर दर्ज कराई हुई है, अगर इसमें कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल होती है तो पता करके आपको बता दें। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में केवियट नहीं लग पाती है, ये एक प्रॉब्लम होती है, पर डेली जो वहाँ पे केस दर्जी रजिस्टर होता है, केस जो डेली फ्रेश केसेज रजिस्टर होते हैं उसमें से देख करके ये इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं अक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रखी हो। आमतौर पे जजेस एंटीसिपेटरी बेल फर्स्ट डेट पर नहीं देते पर इंटरिम रिलीफ मिल जाती है और अगर एक बार इंटरिम रिलीफ भी मिल गई तो काफ़ी अक्यूज्ड जो है उसको काफ़ी फेवर हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में। एक तरीके से पुलिस बैकफुट पर चली जाती है कभी कभी कि इसको एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम रिलीफ मिल गई है। क्यों इंटरिम रिलीफ का मतलब है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ हिज मेन एप्लीकेशन उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, आपका जवाब मांगा जाएगा
पुलिस से जवाब मांगा जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इसमें नॉर्मल केसेस में पुलिस बैकफुट पे चली जाती है कि सब्सटेंस थोड़ा कम है इसमें और जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस हैं वो थोड़ा कम है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि एंटिसिपेटरी बेल इन्होंने फाइल किया है अक्यूज्ड ने, तो डेफिनेटली विद ऑल योर एनर्जी, विद ऑल योर रिसोर्सेज यू कंटेस्ट द केस कि एंटिसिपेटरी बेल ना मिले। एंटिसिपेटरी बेल ना मिले इसके लिए बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। आप उनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री खोजिए, कहाँ पर केसेस हैं, ये सब आपके एडवोकेट मदद करेंगे और पुलिस के थ्रू भी पता करना पड़ेगा आपको कि कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है ये लगाइए, कंडक्ट पे क्वेश्चन उठाइए, कितने दिनों बाद ये बेल लेने आ रहे हैं, कितनी बार बुलाया गया, कई बार बहुत दिनों बाद आते हैं, तो एंटिसिपेटरी बेल पर भी आपको नज़र रखनी है। तीसरा जो स्टेप है, कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अक्यूज्ड की साइड से, और आप जो एविडेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो ऑफेंस के अंदर के इंग्रेडिएंट्स के साथ एनालॉजी ड्रॉ ना करके, आपके फेवर में एनालॉजी को ड्रॉ ना करके अक्यूज्ड के फेवर में करने लगते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है या आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि एसएचओ जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, नॉट एसएचओ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर आपको लगता है वो इन्फ्लुएंस हो गया है बाय द अदर साइड, अक्यूज्ड की साइड से, एंड यू हैव सम एविडेंस अगेंस्ट इट, नॉट इन कंप्लीट स्ट्रिक्ट फॉर्म एविडेंस, बट अगर आपको ऐसा है डाउट या फिर वो एविडेंस को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन सब ग्राउंड्स पे एक कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन बना करके स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर जो भी इंचार्ज है उसके ऊपर, डिप्टी एसपी हो सकता है, एडिशनल एसपी हो सकता है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज कराने की भी प्रेयर कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से बात नहीं बनती हायर ऑफिसर से और वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मंगा रहा है, तो आप सेक्शन 91 में एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने भी, जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आप अपनी 91 की एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अक्यूज्ड के पास हैं, ये नहीं मंगा पा रहे हैं, और मैंने इनके समक्ष एप्लीकेशन भी प्रस्तुत किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, बट स्टिल दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट बीइंग कॉल्ड, और एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अक्यूज से मंगा करके और इसको देखिए वेदर ये केस के लिए रेलेवेंट एविडेंस है या रेलेवेंट एविडेंस है या नहीं। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि पुलिस बहुत डिले कर रही होती है केस को टेकअप करने में, आपको टाइम नहीं देती। हाँ, देयर मे बी सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट, आई विल नॉट डिस्कस कि क्या रीजंस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 156(3) में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि 156(3) में सिर्फ एफआईआर के लिए डायरेक्शन हो सकती है, बट देयर आर सर्टेन जजमेंट्स फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स एंड इवन सुप्रीम कोर्ट कि 156(3) के अंदर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो किसी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में नेसेसरी डायरेक्शन पास कर सकती है अगर उसके पास जो विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है, वो एप्लीकेशन लगाता है, और अगर वो जस्टिफाइड है तो मॉनिटरिंग कर सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है कि इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है या फिर जो आपका अक्यूज्ड है वो आपको डरा धमका रहा है पूरे केस में, आपको उससे कोई खौफ है या ऐसा लगता है कि वो आपको बॉडीली इंजरी पहुंचा सकता है, तो बीइंग एन विक्टिम आप एप्लीकेशन फाइल करिए, आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर है आपके क्षेत्र का हेड ऑफ पुलिस, तो एप्लीकेशन फाइल करके आप विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए भी प्रे कर सकते हैं कि मुझे इनसे जान का खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए, और पुलिस का ही कोई पर्सनल आपके प्रोटेक्शन में लगाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, आप वो डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में क्या प्रोसेस है उसका। अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है
डिले जब करते हैं तो आप पुलिस के पास जाकर के बेले अगर जब नोटिस किया जाता है अक्यूज्ड को आने के लिए और वो नहीं आता है तो जाके पुलिस पहले BW वारंट लेती है। अगर टाइम ले रही है तो आप परसुएड करिए अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फिर भी अगर अक्यूज नहीं आता है तो NBW लीजिए। तब भी नहीं आता है तो आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, परसुएड करिए हायर ऑफिसर्स के साथ कि साहब इसमें अरेस्ट नहीं हो रही है कोई, जबकि इतना हीनियस क्राइम हुआ है। तब भी अगर नहीं होता है तो सेक्शन 82, 83 के एप्लीकेशन और प्रेयर्स डालिए और साथ में 91, 156(3) जैसे जिसकी ज़रूरत हो ये सब आपको फाइल करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसके ऊपर केस पूरा निर्भर होता है और आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की, बीइंग एन इन्फॉर्मेंट या बीइंग अ विक्टिम, आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव तभी होने की ज़रूरत है जबकि पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि पुलिस भी जो होती है उसके पास अक्यूज्ड भी आएगा, अक्यूज्ड की साइड से भी कोई ना कोई उसकी पैरवी करने आएगा और आपको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि इफ़ यू आर आउट ऑफ द साइट यू मे बी आउट ऑफ द आईओज माइंड। और अगर वो आकर के कहता है साहब ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं झूठे तरीके से, इन्होंने ये गड़बड़ किया वो गड़बड़ किया, मैं तो शांत रहा, तो चार्जशीट जितनी फाइल होती हैं तो उतनी ही शायद फाइनल रिपोर्ट्स भी पुलिस की केसेस में फाइल होती हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू बी active while the investigation is going on and never think that the police will take care of your case in entirety. I have seen many cases जहाँ पर victim FIR करवाते हैं और उसके बाद बैकफुट पर चले जाते हैं कि अब मैंने पुलिस में केस कर दिया है एंड पुलिस विल टेक केयर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू फॉलो अप द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और जहाँ पर भी आपको लगता है कि एक डिफरेंट टेंजेंट पे जा रही है, एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पे आप इन्वेस्टिगेशन जा रही है विच में प्रूव टू बी फैटल इन योर केस, तो आप उस समय तुरंत करेक्टिव स्टेप अपने इन्वेस्टिगेशन में लीजिए, चाहे वो हायर ऑफिसर ऑफ द पुलिस और डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़े या फिर आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़े। तो अकॉर्डिंगली जैसा भी आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है आप डिसाइड करें। So thank you so much for watching this video and staying with me. Hopefully this video may help you either in presence. Hopefully this video will help you. Thank you so much. Please do like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.